अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। 7 फैक्ट्स दैट एक्सप्लेन्स इंडियाज क्रेजी ग्रोथ। तो ओपन लेटर। सो गाइज, ओपन लेटर क्या है वो तो हम देखेंगे आज इस वीडियो में कि भाई इसमें क्या बताया जा रहा है रिगार्डिंग इंडिया की ग्रोथ के बारे में। नो डाउट ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है इंडिया की, और जिस तरह से कोविड के बाद हमने देखा है कि इंडिया की ग्रोथ बहुत ही ऐसे शू करके जैसे रॉकेट जाता है ना, वैसे ही इंडिया की ग्रोथ भी जा रही है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि ग्रोथ कैसे हुई और क्या क्या फैक्ट्स हैं इसके पीछे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से नीचे रेड वाला सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको प्रेस कर दो और उसके साथ बेल जो बनी हुई है ना, उसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करो, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो फिर इस तरह से आप हमारी सारी वीडियोस वॉच कर सकेंगे। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। यूएस के 40th प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के काउंसलर ने कहा था कि भाई जो 21st सेंचुरी है ये इंडिया की सेंचुरी होगी। इंडिया इज द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन उस टाइम पर ये स्टेटमेंट किसी ने सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन आज के टाइम पे देखो तो लगता है कि भाई ये बात जेन्युइनली सच हो सकती है। भारत ऑलरेडी दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज में गिना जाता है, और आज के टाइम जहां ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डगमगा रही है, भारत वहां पर 6 to 7% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ इकोनॉमिक एंगल से क्यों देख रहे हो, जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में देखो तो वहां पर भी भारत एक मेजर प्लेयर बन के उभर रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद ज्यादातर जब डिस्कशन चाय की टपरियों पर होता है, लोग बोलते हैं अरे भारत का कुछ नहीं हो सकता, इस देश में कोई चेंज नहीं आ सकता, हमारी ग्रोथ तो बिल्कुल ही जीरो है। तो आज के इस वीडियो में मैंने डिसाइड करा है कि आपको इन सारी बातों का एक फ्लिप साइड दिखाया जाए। इन सारे लोगों तक आप ये वीडियो जरूर पहुंचाना, क्योंकि भारत में लास्ट 1-2 डेकेड में जो मैजिकल अचीवमेंट हुए हैं उन पर इस वीडियो में बात की जाएगी। और मैं ये सारे फैक्ट्स जो लाया हूँ वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक, WHO, UN और भारत की खुद की गवर्नमेंट के डेटा सोर्सेज से लिए, मैं अपनी तरफ से कोई जोड़ के नहीं बता रहा हूँ। तो ये वीडियो अच्छे से देखना और आगे शेयर जरूर करना। भारतीय इकोनॉमी अगले 7 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है। This is India. After 75 years, we have arrived at this situation. भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को छूने की क्षमता रखता है। The Indian economy may be on a faster growth path than previously estimated. दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने वाला भारत जल्दी ही अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है। It will not be a surprise if the GDP growth of last year comes slightly above 7%. सबसे पहली एनालिसिस है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। 1991 में जब पॉलिसी चेंज हुए थे तो उसके बाद भारत में जो इंडस्ट्रीज में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा, उसकी वजह से भारत इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वन ऑफ द हाईएस्ट स्पेंडर बन गया। भारत की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल का भी इस बात में बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है कि हमारी गवर्नमेंट कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर पाती है। इस मॉडल के जरिए जो गवर्नमेंट पे वर्कलोड था वो कम हुआ और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हुई है। अगर आप पिछले 1 डेकेड में देखें, भारत ने नेशनल हाईवे की लेंथ में 50% से ज्यादा इंक्रीज दिखाया है। नवंबर 2022 तक भारत में कुल 144,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे मौजूद थे। रीसेंट यूनियन बजट में अगर देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन को 2.7 लाख करोड़ रुपए एलोकेट करें, जिससे आने वाले सालों में भी लगता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम होने वाला है। अगर आप रेलवे में भी देखें तो भले रेलवे कितनी स्लो, जिस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं। जनवरी 2023 तक कंस्ट्रक्शन 60% कंप्लीट है। ओवर द इयर्स रेलवे ट्रैक्स में भी इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, अब तक 85% ट्रैक्स इलेक्ट्रिफाइड है। एविएशन सेक्टर देख लो, टूरिज्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बड़ा क्रिटिकल रोल होता है। देश में एयरपोर्ट का नंबर कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ये बात आप सिर्फ एक डेटा पॉइंट से समझ सकते हो। लास्ट 8 सालों में नियरली हर साल 10 नए एयरपोर्ट ऐड किए गए हैं। इससे भारत में पिछले 10 सालों में एयरपोर्ट का नंबर डबल होकर 148 पहुंच चुका है और 2024 तक ये 200 पहुंच जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से ना सिर्फ पब्लिक को फायदा नहीं होता, बल्कि ओवरऑल जो बिजनेसेस है उनकी सप्लाई चेन इंप्रूव होती है, और इसी वजह से लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस को लोग ट्रैक करते हैं। और उसको ट्रैक करने वाले वर्ल्ड बैंक के एक इंडेक्स में हम ऑलरेडी 38th पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम कितनी तेजी से इंप्रूव कर रहे हैं। अब बात करते हैं डिजिटाइजेशन की। ये इमेज देखो, ओवर द ईयर्स भारत में जो स्मार्टफोन का नंबर है जितनी तेजी से वो बढ़ रहा है,
उतनी ही तेजी से डेटा का कॉस्ट कम हो रहा है। और ये एक परफेक्ट मैरिज है। देश में डिजिटाइजेशन इंक्रीज करने के लिए बहुत जरूरी मैरिज। आज के टाइम डेटा रेट्स के हिसाब से देखें, भारत दुनिया में 5th चीपेस्ट कंट्री है। आज भारत में 759 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। यूएस में टोटल जितने लोग रहते हैं उससे डबल हमारे देश में इंटरनेट यूजर्स हैं। कोई भी बाहर का मीडिया हाउस या लीडर हमारे बारे में फालतू बोलता है तो सोशल मीडिया पर उसको तुरंत फैक्ट चेक करने के लिए सारे भारतीय आ जाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले ही जब यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने मां काली का एक डिस्टॉर्टेड इमेज ट्वीट किया था तो यूक्रेन को ऑनलाइन इतना बैकलैश मिला कि उन्हें अपोलोजाइज करना पड़ा। तो ये चीजें ना थोड़ी जरूरी होती हैं। एक चीज आप नोटिस करते हो कि पूरी दुनिया में जो अमेरिका है उसका कल्चर बड़ा सुपीरियर माना जाता है, उसको एक एलिवेटेड परसेप्शन से लोग देखते हैं। और इसका एक रीजन है कि जो उनकी मूवीज हैं, सॉन्ग्स हैं, पॉप कल्चर है, इनकी पूरी दुनिया में बड़ी फैन फॉलोइंग है। सेम चीज़ जापान और कोरिया भी फॉलो करते हैं अपना सॉफ्ट इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। जैसे वो एनिमे, के पॉप, के ड्रामा, इस सबको आगे प्रोजेक्ट करते हैं अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। अब ये चीज़ें धीरे धीरे भारत के साथ भी देखने को मिलती हैं। आप देखते होंगे आजकल बड़े विदेशी ब्लॉगर आते हैं, यहाँ के पानी पूरी खाते हैं और ब्लॉग बनाते हैं, अपने यहाँ की मूवीज़ के ट्रेलर तक पे रिएक्शन करते हैं, यहाँ के गाने लगा के रील पे नाचते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि व्यूज यहीं से आने वाले हैं। तो इस ह्यूज ऑनलाइन प्रेजेंस से भारत की सॉफ्ट पावर धीरे धीरे बढ़ रही है। वहीं इसके साथ डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ रही है। लोग किसी भी टॉपिक पर अपना ओपिनियन इजीली शेयर कर सकते हैं और इन्फॉर्म्ड हो सकते हैं। लेगेसी मीडिया की जो कचरा जर्नलिज्म है उसको भी एक्सपोज कर सकते हैं। और देश के लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन एक काफ़ी पावरफुल टूल है जो कि अब और ज़्यादा एक्सेसिबल होता जा रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन में भी भारत के लोग काफ़ी आगे हैं। वैसे टोटल ऑनलाइन यूजर्स के हिसाब से 1.3 करोड़ लोगों के साथ यूएस के बाद भारत सेकंड नंबर पर आता है ऑनलाइन एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। इसी ऑनलाइन लर्निंग में एक ट्रेंड काफी ज्यादा पॉपुलर है और वो है इंग्लिश सीखने का। लेकिन इंग्लिश के साथ एक मिथ जुड़ा हुआ है कि भैया फ्लुएंट इंग्लिश सीखना काफी मुश्किल काम है। एक्चुअली बताऊं तो ये उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको सीखने का एक प्रॉपर तरीका होता है। सिर्फ बुक पढ़ के या वीडियो देख के आप नहीं कर सकते, आपको उन लोगों के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिन्हें इंग्लिश आती हो। अगर आपके आसपास कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन ये काम बड़े इजीली कर सकते हैं। और इसमें आपको हेल्प करेंगे हमारे सेगमेंट स्पॉन्सर कैम्बली। कैम्बली एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर प्राइवेट और ग्रुप क्लासेस मिलती है, जहां पर 20,000 से ज्यादा ट्यूटर्स हैं जो कि नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जैसे यूएस, यूके और कनाडा से आते हैं। ये क्लासेस काफी इंटरैक्टिव होती हैं। ट्यूटर्स आपको बड़े फ्रेंडली और नॉन जजमेंटल वे में गाइड करते हैं। आप अपनी नीड के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज भी पिक कर सकते हैं, जैसे बिजनेस इंग्लिश, आईएल्ट्स, ट्रैवल, कल्चर एटसेट्रा। अगर आपको भी इंग्लिश का डर खत्म करना और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलनी है तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट सोल्यूशन हो सकता है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप कैम्बली की ट्रायल क्लास सिर्फ 9 रुपए में बुक कर सकते हो। और इसमें आपको अपने पसंद का ट्यूटर सेलेक्ट करके उनके साथ 15 मिनट की ट्रायल क्लास बुक करके कैम्बली को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। अगर आपको ये वाली ट्रायल क्लास पसंद आई तो आप 1-on-1 क्लास के लिए कैम्बली प्राइवेट चूज कर सकते हो या फिर आप ग्रुप क्लास चूज कर सकते हो जहां पर आपके जैसे 2 और स्टूडेंट्स होंगे अलग अलग कंट्रीज थे। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आज ही अपना ट्रायल बुक करिए। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। अगला पॉइंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस वाले पॉइंट के अंदर मैं आपको गरीबी, बिजली, पानी, सफाई, इन्फेंट मोर्टेलिटी जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से जुड़े डेटा पॉइंट दिखाऊंगा। इसके सोर्सेस वर्ल्ड बैंक और यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वेरीफाइड है। तो थोड़ा ध्यान से स्क्रीन वगैरह पॉज करके इस पॉइंट को देखना। देखो 1990 में जहां भारतीयों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 59 इयर्स हुआ करती थी, 3 डेकेड के बाद वो 70 साल पे पहुंच चुकी है। और इसका मेन रीजन है कि ओवर द इयर्स भारत में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हुई है। पिछले कुछ डेकेड्स में हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इंप्रूव होती चली गई है। ऑल्दो अभी हम पूरी दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज से काफी पीछे हैं, लेकिन एज ए डेवलपिंग कंट्री हमारी ग्रोथ काफी स्टेडी और कंटिन्यूअस है। अब आप ये वाला ग्राफ देखो। वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के अकॉर्डिंग 2016 में भारत में करीबन 124 मिलियन एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहने वाले लोग थे, लेकिन 2022 में ये नंबर सिर्फ 15 मिलियन था। इस कैलकुलेशन के हिसाब से भारत में हर 1 मिनट में एवरेज 44 लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से मुक्त हो रहे हैं। और अब आप ये वाला मैप देखिए, इसमें जो कंट्रीज के कलर्स हैं वो किन एरिया में कितने % के घरों में टैप वाटर पहुंचा है ये दिखाता है। ये नंबर अगस्त 2019 का है जब भारत में जल जीवन मिशन नहीं था। उसकी लॉन्च होने के बाद यही सेम मैप अब ऐसा दिखता है। इसमें जो इंप्रूवमेंट 4 सालों में हुआ है वो अपने कंट्री के ओवरऑल साइज को देखते हुए काफी ज्यादा इनक्रेडिबल लगता है।
इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन का भी एक बड़ा मेजर रोल है हमारी ओवरऑल जो लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है। अब जरा आप ये मैप देखिए, आप देख सकते हो 2014 से 2017 के बीच में भारतीय घरों में जो टॉयलेट्स का नंबर है वो कितनी तेजी से इस मैप के जरिए इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी कवरेज की अगर बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की मार्च 2022 का डेटा बताता है कि अब भारत में 97% घरों में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। ईयर 2000 में भारत के अंदर जब 1000 बच्चे पैदा होते थे तो 66 इन्फेंट्स की डेथ हो जाती थी। यह नंबर 2015 में घटकर 38 पहुंच चुका है, जो अपने आप में एक मेजर अचीवमेंट कही जा सकती है। अगला पॉइंट हमारे फ्यूचर से रिलेटेड है। आज भारत ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में 4th पोजीशन पर आता है और 2014 से अब तक हमने 128% का इंक्रीज किया है। पिछले 9 सालों में भारत के अंदर सोलर एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो 24 गुना बढ़ गई है और इसकी वजह से आज हम सोलर से 66 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा विंड और हाइड्रो पावर में भी हमने काफी तरक्की करी और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी 43 और 47 गीगावाट के अराउंड पहुंच चुकी है। आज जब पूरी दुनिया रिन्यूएबल की तरफ देख रही है तब हम बड़े स्टेप्स उठाकर इसमें लीडर बनने के पूरे एफर्ट कर रहे हैं। ओवरऑल हम दुनिया में 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, तो इसलिए ये जरूरी है कि हमें इसमें लीडर बनना पड़ेगा। अगला पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। आप शायद शॉक्ड हो जाओगे सुनकर, बट बहुत सालों पहले भारत वर्ल्ड जीडीपी में ऑलमोस्ट 1/3 शेयर कंट्रीब्यूट करता था। फिर हम पर बहुत सारे अटैक हुए, लूटपाट हुई और कई डेकेड्स के बाद हमारी जीडीपी श्रिंक करती चली गई। आज के सिर्फ 20 साल पहले हम दुनिया की टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में भी नहीं आते थे। 2023 में हम ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग इसी डेकेड में हम जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने वाले हैं। और यही रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगले 25 ईयर्स में हम यूएस को भी पीछे छोड़ के चाइना के बाद 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएंगे। बीच में कोविड ने धक्का लगाया, इसके बावजूद भी पिछले कुछ डेकेड में अगर आप देखें जीडीपी कंटिन्यूअसली 6-7% के हिसाब से जो ग्रो कर ही रही है। अनलाइक मैनी अदर कंट्रीज, भारत की जो ये ग्रोथ है वो लोकल इकोनॉमिक सेक्टर पर ज्यादा डिपेंडेंट है। ऑन दी अदर हैंड हमने अभी तक हमारे देश में पूरी तरह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी नहीं देखा है। तो देश की एक मेजर पॉपुलेशन ऐसी है जो अभी भी इस ग्रोथ का हिस्सा बनना बाकी है। तो ओवरऑल पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। भारत में जो मीडियन एज है वो 28 साल है, यानी कि 34% पॉपुलेशन 20 साल से कम है। यानी हमारे पास एक मेजर यंग फोर्स मौजूद है और आने वाले सालों में ये सारे लोग वर्क फोर्स का हिस्सा बनेंगे। पूरी दुनिया में जब लोग संकट की घड़ी से जूझ रहे हैं कि लोग नहीं मौजूद हैं, लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, एवरेज एज बढ़ती जा रही है, भारत उस फ्यूचर के लिए बिल्कुल तैयार है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि यूके, यूएस जैसी कंट्रीज में रिसेशन में जाने की प्रोबेबिलिटी 75%, 65% और इसी सेम रिपोर्ट में भारत के रिसेशन में जाने की पॉसिबिलिटी 0%। अगली बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज का कुछ ना कुछ रिश्ता नाता चाइना के साथ जुड़ा ही रहता है और भारत भी इसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और कुछ हद तक इसका नतीजा हमने पिछले क्वार्टर में देखा है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पहली बार चाइना से ज्यादा हुई है। एप्पल, बोइंग, फेडेक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनी भारत में आ चुकी हैं और आने वाले सालों में चाइना से रिलोकेट करने की बात कर रहे हैं। और ये यूएस चाइना की टेंशन के चलते वो कंपनीज जो अभी तक चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करती थी वो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है। चाइना के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक और कंट्री में शिफ्ट कर रही हैं। ऐसे में कंपनीज एशिया की अलग अलग कंट्रीज में भी शिफ्ट हो रही हैं, जिसमें भारत का नाम भी ऊपर लिस्ट में आता है। साल 2000 से 2022 तक भारत में एफडीआई 20 टाइम्स इंक्रीज हुआ है और इसी दौरान में जो टोटल एफडीआई $871 बिलियन का है और भारत दुनिया के टॉप 7 ग्लोबल एफडीआई डेस्टिनेशन में पहुंच चुका है। इसके अलावा जो भारत की फ्रेंडली कंट्रीज हैं जैसे कि जापान, यूएई, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, ये सब भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगले 5 सालों में अकेले जापान यहाँ पर $42 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अगला पॉइंट है जियोपॉलिटिक्स। मुझे पता है आप लोगों को ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी दुनिया में देखो तो रशिया चाइना लेड एक ईस्टर्न पोल दिखता है और वहीं यूएस लेड वेस्टर्न पोल दिखता है। उसके बीच में भारत एक ब्रिज की तरह काम करता है, जहां एक तरफ भारत ब्रिक्स और एससीओ जैसे इन्फ्लुएंशियल ईस्टर्न ग्रुप में भी आता है, वहीं दूसरी तरफ क्वाड और I2U2 जैसे ग्रुप्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट बना हुआ है। आज भारत जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज अपने लिए और अपने हिसाब से डिसाइड करता है, किसी दूसरे फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं चलता।
इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको रशिया यूक्रेन वॉर में दिखा होगा। इस वॉर में भारत दुनिया में एकमात्र ऐसी कंट्री है जिससे दोनों पार्टीज इक्वली कांटेक्ट में है और कंटिन्यूअसली हेल्प की उम्मीद भी रखते हैं। ये हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का ही कमाल है कि वॉर में लड़ रहे दोनों साइड में एक साइड हमें अपना अलाई बताता है और दूसरे साइड के लोग हमें विश्वगुरु बताते हैं। तो ये थे वो 7 रीजन जो मैंने आपको प्रॉपर फैक्ट के चलते बताए। इससे दिखता है कि भारत एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड नेशन नजर आता है। लेकिन यहाँ ये मेंशन करना बेहद जरूरी है कि हमने डिफरेंट सेक्टर में बहुत तरक्की कर ली, लेकिन ये सफर अभी बस शुरू हो रहा है। अभी भी देश के अंदर इनएफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम है, करप्शन है, यूथ में एडिक्वेट स्किल्स की कमी है, पॉल्यूशन हद से ज़्यादा है, कम्युनल और एथिकल टेंशन्स भी हैं, बॉर्डर पर चाइना और पाकिस्तान के साथ भी हमारा तनाव बढ़ता जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है और इसके अलावा और भी कई सारे इश्यूज हैं जिनको प्रॉपरली एड्रेस करना है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो अपनी कमियों से मुंह नहीं छुपाता, भागता नहीं है, उन कमियों को ढूंढकर उनके सोल्यूशन की खोज करता है। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ एक पूरी जनरेशन ऐसी खड़ी हो रही है जिसके दिमाग में डाल दिया गया है कि अरे इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश तो बेकार है, यहाँ क्या ग्रोथ अच्छा वीडियो और ऐसे यार, लोगों काफी के लिए इंफॉर्मेटिव ये था, वीडियो काफी बेहद ज्यादा जरूरी है। इंफॉर्मेशन उन तक जो ये है वीडियो इन्होंने जरूर कलेक्ट की हुई पहुंचाइए है। और आपको ये तो वीडियो बड़ी कैसा लगा कमेंट में इंफॉर्मेशन बताइए। जो है वो वीडियो में किसी नए अच्छी टॉपिक के खासी साथ तब तक के लिए जो अपना है वो ध्यान नॉलेज रखिए। इसमें हमें गेन करने को मिली है धन्यवाद। रिगार्डिंग इंडिया। और ये बात सच है कि आज के दौर में अगर हम देखें तो हर कोई इंडिया के ऊपर नजरें जमा के बैठा हुआ है और हर लिहाज से हम देखें तो व्यूज के हिसाब से जो इन्होंने बात की वो बिल्कुल ठीक है कि इंडिया एक काफी इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, प्लस इंडिया में इंटरनेट इतना सस्ता है और लोग यूट्यूब के यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, तो इंडिया के ऊपर मोस्टली बहुत सारे लोग टॉपिक पर काम करते हैं, इवन दो हम लोग खुद भी बनाते हैं वीडियोस। तो खैर हमारा वीडियो बनाने का मकसद, कुछ लोगों का मकसद ये भी होता है कि वो व्यूज के लिए भी करते हैं, कुछ लोग ये होता है कि भाई ठीक है नॉलेज के लिए भी होता है। जैसे मैं शुरू में जब थी तो मैंने आसपास के लोगों से सुना था कि भाई इंडिया ऐसा है वैसा है वैसा है, लेकिन एक्चुअली इंडिया रियलिटी में कैसा है वो मुझे वीडियोस देखने के बाद पता चला। तो इसलिए अच्छा लगता है कुछ डिफरेंट सा देखने को, और दूसरा नॉलेज भी मिलती है। तीसरा ये है कि इंडियन ऑडियंस से हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह की कंडीशन हमारी इस वक्त चल रही है करंट, तो उसके हिसाब से हमें एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी बना के रखनी पड़ती है, तभी हमें पता चलता है ना कि हम वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं, कैसा माहौल है उनका और वो कैसा उनका एटीट्यूड है ना, तो फिर पता चलता है। अब देखो मेरा पहले दिल नहीं था इंडिया आने का, लेकिन जब से आप लोगों से फ्रेंडशिप हो गई है तो अब तो मुझे लगता है कि मुझे इंडिया आना चाहिए, लाइफ में एक बार तो आना ही चाहिए। और मैं आऊँगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, मैं एक बार इंडिया विजिट ज़रूर करूँगी। तो जो है ग्रोथ नो डाउट चाइना को कह रहे हैं कि चाइना के बाद दूसरी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग जो इकोनॉमी है वो भारत होने वाली है इन फ्यूचर। बट जापान जैसी कंट्री को भाई उन्होंने पीछे छोड़ दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। और भी बहुत सारी कंट्रीज है जिनको पीछे छोड़ दिया है। और एक टाइम था जब इंडिया को सबसे पीछे रखा गया था और मतलब कि गरीब समझते थे, लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो सोने की चिड़िया है और हर कोई इस चिड़िया को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि भारत जो है वो इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग है। इवन तो मैं सोचती हूँ कि अगर एक वक्त कोविड ना आता तो इंडिया की ग्रोथ अभी और ज़्यादा अप होती, क्योंकि ग्रोथ रुक गई, पहले डाउन हुई, उसके बाद फिर अचानक से उठी, तो बूस्ट तो हुई, लेकिन फिर भी वो नुकसान तो हुआ ना। काफ़ी टाइम जो है वो ग्रोथ रुकी रही, जिसकी वजह से जो है वो इकोनॉमी पे भी काफ़ी असर पड़ा। बट ये है कि आने वाले वक्त में इंडिया नो डाउट अपनी इस ग्रोथ को कंट्रोल कर ले, मतलब कि और ज़्यादा बढ़ाएगा और उस नुकसान को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन ये है कि अब जिस तरह से इंडिया का अगर हम देखें तो इंडिया ब्रह्मोस वगैरह जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो दूसरी कंट्रीज़ को सप्लाई करने जा रहा है, उसके कस्टमर्स बन रहे हैं। फिर उसके अलावा आप देखें तो इंडिया के एजुकेशन में मैंने देखा है कि आईटी जो है वो उसको बहुत ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। इवन दो अगर आप यूरोप कंट्रीज़ में या फिर अरब कंट्रीज़ में देखें तो आपको स्पेशली यूएई में तो आपको इंडियन ही मिलेंगे आईटी में। तो अब तो सऊदीया में भी इंडियंस की इतनी डिमांड हो गई है कि उतनी शायद मुझे नहीं लगता कि एशिया की किसी और कंट्री के लोगों की डिमांड होगी
जितनी इंडिया की है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रहा है। नो डाउट एजुकेशन बहुत अच्छी है। इवन तो अफ्रीका से लोग इंडिया में एजुकेशन हासिल करने आते हैं। हमने लास्ट प्रीवियस एक वीडियो देखा था, तो उसमें एक अफ्रीकन था जो कि इंडिया गया था, 4 साल वो पढ़ के आया है और दिल्ली में, और उन्होंने जो है बताया कि मैं वहाँ पे पढ़ता था और ये वो सब कुछ बता रहा था। तो खैर कहने का मतलब ये कि अफ्रीका से भी लोग पढ़ने आते हैं। अब देखो और भी कंट्री से पढ़ने आते हैं। तो इंडिया की नो डाउट एजुकेशन बहुत अच्छी है और हेल्थ बहुत अच्छी है। और हेल्थ जो हॉस्पिटल्स हो गए, मेडिकल सिस्टम, और तो और अगर हम देखें तो कोविड में इन्होंने वैक्सीन तक बनाई और मुझे लगता है चाइना से ज़्यादा तो इंडिया की वैक्सीन जो है उसको ज़्यादा वैल्यू किया गया। और उसके साथ साथ व्हीकल्स को देख लें, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको देखें, यहाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गए, स्कूटीज हो गई, साइकिल्स हो गई, मतलब इस तरह की चीज़ें इनोवेशन हुई हैं। ये भी ग्रोथ में ही आती हैं। इसके अलावा लॉन्गेस्ट हाईवे बनाए गए हैं, मोटरवेज बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक बनाई जा रही है, इलेक्ट्रिकल। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी चीज़ें देखने से पता चलता है कि वाकई में इंडिया इज़ ग्रोइंग नाउ, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, इतना जाएगा कि सारी दुनिया इंडिया को ही देखेगी। और ये बात सच है, जिस तरह से इंडिया ने स्मार्टेस्ट सिटीज़ बनाए जा रहे हैं इंडिया में। और तो और हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर में इन्होंने इतना अच्छा डेवलपमेंट कर दिया है। और भी दिल्ली की पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट्स जो हैं वो इतनी खूबसूरत बनाई हैं। मतलब हर चीज़ में ना, वो हर चीज़ में फोकस है, ये नहीं कि सिर्फ एक चीज़ में। तो ये चीज़ मैंने बहुत देखी है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो गाइज इस पे आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इंस्टाग्राम पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करें। साइमा पेज़ादा 1 इंस्टाग्राम आईडी का नेम है, और बस आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एंड पोस्ट के लिए वहाँ पे मैं रील्स वगैरह अपलोड करती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।